हरियाणा के भिवानी जिले में हजारों लोग सड़कों पर हैं और मनीषा के लिए जस्टिस की मांग कर रहे हैं क्योंकि 19 साल की मनीषा का डेड बॉडी सिंघानी गांव के नहर के पास एक खेत में खौफनाक स्थिति में मिला। मनीषा की दोनों किडनियां और बच्चेदानी गायब थीं और गले के ऊपर करीब 30 सेंटीमीटर गहरा घाव का निशान था। ऐसा लग रहा था कि मनीषा के गले को किसी धारदार हथियार से काटा गया था और मनीषा की दोनों आंखों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस पर एसिड डालकर जलाया गया था। मनीषा के साथ ऐसा जिसने भी किया, वो सिर्फ मनीषा को मारना भी चाहता था, बल्कि वो पूरे समाज में दहशत फैलाना चाहता था। हाल ही में मनीषा ने 12वीं पास की थी और 12वीं के बाद नर्सिंग की पढ़ाई कर नर्स बनना चाहती थी, लेकिन मनीषा के परिवार वालों के पास इतना पैसा नहीं था कि वे मनीषा का एडमिशन नर्सिंग कॉलेज में करवा सकें। मनीषा अपने सपने को पूरा करने के लिए खुद पैसा कमाने की सोचती है, इसीलिए मनीषा ने कुछ महीने पहले ही सिंघानी के एक प्राइवेट प्ले स्कूल में एज अ टीचर की नौकरी शुरू की थी। मनीषा प्ले स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया करती थी, जिससे वो हर महीने अच्छे खासे पैसे कमा लेती थी। 11 अगस्त 2025 को मनीषा हर दिन की तरह आज भी सुबह सुबह बच्चों को पढ़ाने के लिए प्ले स्कूल पहुंची। स्कूल में छुट्टी के बाद मनीषा करीब 2 बजे प्ले स्कूल से बाहर आई। इसी दौरान मनीषा ने अपने पिता संजय को फोन करके बताया कि आज वो थोड़ा लेट घर आएगी क्योंकि वो सिंघानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से रिलेटेड इंक्वायरी करने जा रही है। काफी शाम हो गई लेकिन मनीषा अब तक घर नहीं लौटी थी। शाम के 6:26 पर मनीषा के पिता संजय के मोबाइल पर मनीषा के नंबर से कॉल आया। जब तक संजय कॉल रिसीव करते तब तक कॉल कट गया। संजय ने 6:26 पर ही मनीषा को रिटर्न कॉल किया, लेकिन मनीषा का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब संजय का मन भारी होने लगा और उसे अनहोनी का डर सताने लगा। संजय तुरंत ही उस नर्सिंग कॉलेज में पहुंचा जिस कॉलेज में मनीषा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन से रिलेटेड जानकारी लेने गई थी। संजय जब अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सिंघानी के आइडियल नर्सिंग कॉलेज पहुंचा, तब वहां पर संजय को कॉलेज के 3 कर्मचारी दिखे। तीनों लोग शराब के नशे में डूबे हुए थे। संजय ने जब कॉलेज के कर्मचारियों से पूछा क्या उसकी बेटी यहां आई थी, तो उनका जवाब था नहीं। संजय ने उसी समय 100 नंबर पर कॉल किया और कुछ देर बाद वहां पीसीआर वैन पहुंची। संजय ने सारी बातें पुलिस को बताईं। पुलिस ने जब कॉलेज के तीनों कर्मचारियों से पूछा क्या मनीषा यहां आई थी, तो उनका जवाब था नहीं। पुलिस ने जब कॉलेज के कर्मचारियों से कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज दिखाने को कहा, तो वे बोले जिस कमरे में सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग रखी जाती है उस कमरे में ताला लगा हुआ है। अगर उन्हें सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग देखनी है तो वे अगले दिन आए। पुलिस ने आइडियल नर्सिंग कॉलेज के कर्मचारियों की ये बात सुनी और वहां से बाहर आकर संजय को सलाह दी कि वो अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लोहारू थाना में दर्ज करवाए। संजय अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने लोहारू पुलिस स्टेशन पहुंचा, लेकिन जब संजय ने मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट लोहारू पुलिस को लिखने को कहा, तो पुलिस ने संजय को ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर किसी भी बाप का कलेजा फट जाएगा। पुलिस ने संजय से कहा, तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। 2 दिन बाद वो मैरिज सर्टिफिकेट लेकर घर पहुंच जाएगी। मनीषा के गायब होने के 1 दिन बाद पुलिस ने 12 अगस्त 2025 को मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की। इधर मनीषा के गायब होने की खबर जब मनीषा के गांव वालों को पता चली, तो सभी लोग सड़क पर उतरकर मनीषा को ढूंढने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने लगे। पुलिस अब तक हाथ पर हाथ रखकर बैठी थी। 13 अगस्त 2025 की सुबह सुबह ढाणी लक्ष्मण गांव के एक किसान ने पुलिस को सूचना दी कि सिंघानी गांव के नहर के पास एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है। सिंघानी पुलिस वहां पहुंचकर डेड बॉडी का निरीक्षण शुरू करती है। तभी पुलिस को याद आया कि 1 दिन पहले ही 19 साल की मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई थी। उसी समय वहां पर मनीषा के पिता संजय को वहां बुलाया गया। डेड बॉडी को देखते ही संजय की आंख भर आई और सीना छलनी छलनी हो गया, क्योंकि ये डेड बॉडी मनीषा की थी। मनीषा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिवानी के सरकारी अस्पताल भेजा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जिसने पढ़ा या सुना, उनका रूह कांप गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया गया मनीषा की श्वास नली और भोजन नली के साथ मनीषा की दोनों किडनियां और बच्चेदानी गायब थीं
और मनीषा के गले पर करीब 30 सेंटीमीटर लंबा और गहरा घाव था। घाव देखकर ऐसा लग रहा था कि मनीषा के गले को काफी धारदार हथियार से काटा गया था। इतना ही नहीं, मनीषा की दोनों आंखों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और मनीषा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि मनीषा के चेहरे पर एसिड डालकर जलाया गया था। मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही मनीषा के परिवार वालों के साथ हजारों लोग सिविल अस्पताल में ही धरने पर बैठ गए और मनीषा के शव लेने से इनकार किया। सभी लोगों का एक ही कहना था, जब तक मनीषा के गुनहगार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक हम मनीषा का डेड बॉडी नहीं लेंगे और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं करेंगे। मनीषा को न्याय दिलवाने के लिए हरियाणा के कई जगहों पर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। धीरे धीरे ये मामला काफी ज्यादा हाईलाइट हुआ। सभी का एक ही आरोप था, अगर लोहारू पुलिस शुरू से इस मामले को सीरियस लेती तो शायद मनीषा अभी जिंदा होती। जब ये मामला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचा तब 15 अगस्त को भिवानी के एसपी मानवीर सिंह का ट्रांसफर करवाया गया और लोहारू थाना के एसएचओ के साथ 5 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया और भिवानी के नए एसपी सुमित कुमार को बनाया गया। सुमित ने इस मामले की जांच शुरू से शुरू की। 16 अगस्त 2025 को भिवानी के नए एसपी सुमित ने मनीषा के बॉडी को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक के पीजीआई भेजा। 18 अगस्त 2025 को हरियाणा के आईजी मीडिया के सामने आकर ऐसा बयान दिया जिससे केस का पूरा रुख ही बदल गया। घटना के 5 दिन बाद हरियाणा के आईजी बताते हैं, पुलिस को 13 अगस्त को मनीषा के डेड बॉडी के पास एक सुसाइड नोट भी मिला था, लेकिन मनीषा के पिता का कहना है कि मनीषा इंग्लिश में नोट्स लिख ही नहीं सकती है। और जब मनीषा के पोस्टमार्टम की दूसरी बार रिपोर्ट सामने आई तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ था, मनीषा के बॉडी में मोनोस्प्रे नाम का एक जहर का ट्रेसेस मिला है। ये जहर अमूमन कीटनाशक के रूप में यूज होता है। पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमें पता चला कि मनीषा खाद, बीज, कीटनाशक बेचने वाले एक व्यक्ति की दुकान पर गई थी और उसने मोनोस्प्रे नाम का एक कीटनाशक 600 रुपये में खरीदा था और उसे खाकर मनीषा ने सुसाइड कर ली और मनीषा के बॉडी पार्ट्स को जानवर नोच कर खा गए। मनीषा के परिवार वालों और उसके समर्थकों का कहना है, पुलिस शायद किसी को बचाने के चक्कर में बार बार अपना बयान बदल रही है। पुलिस जानबूझकर इस मर्डर केस को सुसाइड केस में बदलना चाहती है। हरियाणा के भिवानी, चरखी, दादरी समेत हरियाणा के कई जिलों में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है, जिस वजह से 21 अगस्त तक इन सभी जगहों पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। मनीषा के परिवार वालों और समर्थकों का कुछ सवाल है जिसका जवाब पुलिस को निष्पक्ष होकर देना चाहिए। अगर मनीषा ने कीटनाशक पीकर सुसाइड की तो इसके बारे में पहले पोस्टमार्टम में क्यों पता नहीं चला? अगर पुलिस को 13 अगस्त को मनीषा के डेड बॉडी के पास सुसाइड नोट मिला तो इसका खुलासा 5 दिन बाद 18 अगस्त को क्यों किया? पुलिस ने 13 अगस्त को ही इस नोट के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर मनीषा अंग्रेजी में सुसाइड नोट लिख ही नहीं सकती है तो उसके डेड बॉडी के पास से सुसाइड नोट कैसे मिला? अगर मनीषा के बॉडी को जानवरों ने नोचा तो मनीषा के गर्दन पर धारदार हथियार का सुराग क्यों मिला? और पुलिस बार बार अपना बयान क्यों बदल रही है? इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए अब भी हजारों लोग पिछले 8-9 दिनों से धरने पर बैठे और अब तक मनीषा का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। मनीषा के पेरेंट्स का कहना है, मनीषा का केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाए और मनीषा के बॉडी का तीसरी बार पोस्टमार्टम दिल्ली के एम्स में करवाया जाए। तभी सभी लोग धरने से उठेंगे और मनीषा का अंतिम संस्कार करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ट्वीट कर जानकारी दिया कि मनीषा केस का तहकीकात अब सीबीआई निष्पक्ष रूप से करेगा। अब देखते हैं सीबीआई कितने दिनों में मनीषा के मौत के गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारा आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम लोग भी मनीषा को इंसाफ दिलवाने में थोड़ा सहयोग कर सकें। और उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए पिछले 8-9 दिनों से धरने पर बैठे हैं, और डिजिटल पत्रकारों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो कि मनीषा को न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं।